नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युवा समय में। आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मल्टी सेगमेंटेड प्रोग्राम है, जिसमें हम बात करते हैं संगीत की, हम बात करते हैं नृत्य की, साइंस की, करियर की, फैशन की और यहाँ तक कि फिटनेस की भी। खैर, अब फिटनेस की बात निकल ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो फिटनेस से रिलेटेड तो है ही, साथ ही में वो डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, पावर और हेल्थ से भी रिलेटेड है। ये भी हो सकता है कि मेरी ही तरह आप भी इस विधा के बारे में पहली बार ही सुने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिमालयन क्रिया योग की। फिक्र मत करिए, मैं भी इस बारे में इतना ही जानती हूँ जितना आप जानते हैं। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद है जो हिमालयन क्रिया योग के जानकार हैं और हमें इसके बारे में ये खूब सारी बातें बताएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए मैं मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के मेहमान अपलक दत्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत हो गुरुजी आपका हमारे कार्यक्रम में। गुरुजी, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले यही जानने से करेंगे कि आखिर ये हिमालयन क्रिया योग है क्या? हिमालयन क्रिया योगा सिद्धों की परंपरा है, मास्टर्स की परंपरा है। और इस विधा में कई सारी योगी हैं, मनीषी हैं, जिन्होंने अपना आर्ट फॉर्म, जिन्होंने अपना ये पूरा विधा जो जिससे कि अपना हेल्थ इंप्रूव होता है। ये क्रिया इज़ बीइंग ब्लेस्ड बाय गोरक्षनाथ बाबा जी। ये गोरक्षनाथ बाबा जी की क्रिया है। इसमें काफ़ी सारे सिद्ध और भी हैं। इसका जो बेनिफिट है बहुत तीव्र है, फास्ट है। एवं जो भी इसका अभ्यास प्रारंभ करता है उसका रिजल्ट उनको डे 1 से ही मिलता है। सो उसकी बॉडी रिलैक्स होती है एंड देन देयर इज अ एनॉर्मस बेनिफिट्स। तो दोस्तों, थोड़ा तो हमें थोड़ी क्लैरिटी तो मिली है कि हिमालयन क्रिया योग क्या है, लेकिन क्योंकि हमारी तरह आप जैसे कई सारे लोग होंगे जिनने इस क्रिया के बारे में पहली बार सुना होगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आइए जानते हैं गुरुजी, हम क्योंकि इस क्रिया के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, पहली बार नाम हमने सुना है, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? क्या इसके कोई जनक रहे? कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? क्या ये पौराणिक है? किस तरह से ये जानने को मिला? जी हाँ, जैसे मैंने मेंशन किया, ये प्राचीन है, पौराणिक है। सिद्ध थे वो, उन्होंने डाउनलोड किया इन द मेडिटेटिव फॉर्म। जब वो साधना करते थे तब ये क्रिया उनको प्राप्त हुई। जी। जब उन्होंने मेडिटेशन किया, साधना किया, जी। उनको सारे फॉर्म्स, ये जो फॉर्म है क्रियाओं का, ये उन्होंने डाउनलोड किया। उसके बाद उनके माध्यम से जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, उनके डिसाइपल्स हुए और उनको फ़ायदा हुआ। देन इट कैरी फॉरवर्ड। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये हिमालयन क्रिया योग है। इसके जो गुरुदेव हैं वो गोरक्षनाथ बाबा जी, महाअवतार बाबा जी हैं। जी, तो क्या ये कहना सही रहेगा कि गोरक्षनाथ बाबा जी ही इसके जनक हैं? गोरक्षनाथ बाबा जी, महाअवतार बाबा जी इसके जनक हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर ये आगे बढ़ते गया और हम जी सब हाँ, सीखते। जी हाँ, ये जो ब्लेस्ड होते हैं, जो एक्सेस कर पाते हैं कॉस्मिक एनर्जीज को, तो वो ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशंस, इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेटिव अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें डाउनलोड होती हैं। तो जितने भी क्रिया के फॉर्म्स हैं, ये हमारे शरीर में जितने 72,000 नाड़ियों के माध्यम से सारे तत्व हैं, चक्रास हैं, इनके माध्यम से वो फॉर्म जो है उसका अभ्यास करते हैं लोग। तो इसके अभ्यास से डे 1 से इफेक्ट दिखता है। लोगों को पीस एंड ट्रंक्विलिटी होती है, शरीर स्वस्थ होता है, मेडिटेटिव अवेयरनेस बढ़ता है, तो चित्त शांत होता है। जी जी। दोस्तों, अभी गुरुजी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जैसे नाड़ी और तत्व। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी विधा बहुत ही एडवांस्ड है क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये टेक्निकलिटीज़ जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक नाड़ी का बहुत बड़ा, अगर मैं सही कह रही हूँ गुरुजी, योगदान रहता है और चक्र होते हैं, तत्व होते हैं, पर आखिर ये सब होते क्या है? ऐसा भी सुना गया है कि बंध का एक इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो आखिर दोस्तों ये होता क्या है, आइए स्वयं हम गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, इन टेक्निकलिटीज़ के बारे में, कैसे ये नाड़ी का इसमें रोल रहा, किस तरह से तत्वों का रहा, आप प्लीज़ हमें इस बारे में कुछ बताइए। जी ज़रूर। नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं। पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को डाइसेक्ट करें तो हमें कहीं भी नाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। अगर पूरे शरीर को काट के अलग अलग किया जाए, डाइसेक्ट किया जाए, तो वहाँ पे आपको नाड़ी कहीं नहीं मिलेगा। ऑर्गन्स मिलेंगे, लिम्स मिलेगा, सब कुछ और भी जो फिजिकल चीज़ें हैं, स्थूल हैं, वो मिलेंगे। लेकिन दीज आर ऑल इन द एस्ट्रल बॉडीज़। ये सब एथरिक बॉडीज़, एस्ट्रल बॉडीज़ में है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक जगह पे उसको ट्रिगर करते हैं तो नाड़ी का स्टिमुलेशन होता है। जी हाँ। और जैसे ही नाड़ी का स्टिमुलेशन होता है, वहाँ से जो एनर्जी अनब्लॉक होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो क्या है ये 72,000 नाड़ियाँ हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में एस्ट्रल फॉर्म में, एथरिक फॉर्म में काम कर रही होती हैं। तो अब जो इन नाड़ियों में से बहुत सारे के सारे 72,000 नाड़ियों के बारे में कैसे समझे, कैसे जाने?
तो इसका जो एक संक्षिप्त वर्णन है, विवरण है और उसका उपयोग है, दिस आर ऑल 114 जो 72,000 नाड़ियों को कंसाइज करके जब समाहित किया तो वी कम टू द 114 नाड़ीज। अच्छा। और जब फर्दर वी कंसाइज इट एंड देन वी फाउंड देयर आर 12 नाड़ीज, मेन नाड़ीज, मेन 12 जो बड़े मुख्य नाड़ियां हैं। जी। और इसके पश्चात जब हम फर्दर और डिटेलिंग में गए तो पाया कि देयर आर 3 मेन नाड़ीज। अच्छा। जैसे ईड़ा, लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी पिंगला, जी। एंड देन व्हेन द बोथ द नाड़ीज को बैलेंस करते हैं देन सुषुम्ना का उद्गम होता है। जी। इस तरीके से, और ये अगर हम तीनों नाड़ियों पे काम कर लें तो 72,000 नाड़ियों पे काम करने के काम बराबर एक हो साथ जाता हो है। जाता है। तो ये तीनों नाड़ियाँ अति मुख्य है, महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि डिजीज़ इन एवरी फॉर्म, आजकल जो खान पान है, आजकल जो सोच है, लोगों का जी। दिनचर्या है, इसके कारण जो है देर आर मेनी डिजीजेस इन द बॉडी, जी। एलिमेंट्स होता है बॉडी में कि हमने श्वास लिया, विनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, विनहेल, रिटेन द ब्रेथ, हमने उसको होल्ड कर लिया। जी। तो व्हेन वी रिटेन द ब्रेथ और धीरे धीरे हम उसको श्वास को छोड़ते जाएंगे, इनहेल एंड होल्ड द ब्रेथ एंड देन वी एक्सहेल अगेन, तो हम श्वास छोड़ते हैं। बॉडी को ये बहुत हेल्थ वाइज हेल्पफुल है और बॉडी हेल्दी होती है। जी, जी। डेफिनेटली जितने सारे रोग व्याधियां हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि आजकल देर आर मैनी सॉर्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स, डिजीज, बिल्कुल सर। डिसऑर्डर्स, तो उनको कैसे काबू पाया जाए, जी। कितना काम किया जाए, कितने उस पर दवाइयाँ खाई जाए, कितना हॉस्पिटल्स जाया जाए, जी। क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो गुरुजी, जब बात डिसीजेस की चल रही है, मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि हिमालयन क्रिया योग का एक संबंध जेनेटिक डिजीजेस से छुटकारा पाने में भी है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जीन का जो ताल्लुक है हमारे पेरेंट्स से हैं और उनके भी पेरेंट्स हैं। जी। तो मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर कैंसर, किसी को कैंसर है था पहले कभी, तो वो क्या करता है कि हमारे डीएनए में वो इम्प्रिंट कैरी फॉरवर्ड होता है। जी। सो चांसेस है कि जो बच्चा अभी, उनके पेरेंट्स को किसी को कैंसर था, उनकी फैमिली में किसी को कैंसर था, वो इम्प्रिंट लेकर के वो जन्म ले रहा है, तो इस लाइफ टाइम में उनको भी कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देयर। सो अभी लोग बहुत भयभीत हैं कि किसी फैमिली मेम्बर को था तो हमें भी हो सकता है। सो वाई टू लिव इन फियर, हम फियर में क्यों जिए जी। कि कैंसर होगा, वाई? सो अभी साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छा आविष्कार किया है, दैट इज़ द एपिजेनेटिक्स। जी। मतलब कि हमारे जो जीन है और इन द फॉर्म ऑफ एपिजेनेटिक्स देयर इज़ अ रेमेडी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम योग के माध्यम से, बंध के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उसको हील कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जो हमारे क्लास में आते हैं मॉर्निंग के सेशन में, उनको फैमिली में डायबिटीज़ था, उन्होंने एक प्रण लिया था कि हमें जो है बगैर मेडिसिन फ्री, उनका डिसीजन था मेडिसिन फ्री होकर के हमें जो है डायबिटीज़ को क्योर करना है योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से। 3 महीने लगातार क्लास में उनका डायबिटीज़ का जो पैरामीटर्स है वो डाउन होने लग गया। अच्छा। एंड आफ्टर 3 मंथ्स उनका जो है एक स्टेबल पैरामीटर आ गया, जैसे कहते हैं कि देयर इज नो डायबिटीज़ नाउ, हेल्दी पर्सन होने लग गया। और विद इन 1 ईयर उनका डायबिटीज़ जो है, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ डायबिटीज़ इन हिज बॉडी। जितने भी डायबिटीज़ के पैरामीटर्स जो नापतोल करते हैं, ऑल वे आर ऑल गुड, फंक्शनल था। सो कोई ट्रेस नहीं था उनकी बॉडी में, कोई लथार्जी नहीं था, और बहुत ज़्यादा उनको जो भूख प्यास लगती थी, नींद अच्छी आती थी। सो दिस आर ऑल गुड साइंस। राइट। साल भर में बगैर दवाइयों के वो रहे, हर बार वो चेक करते रहे। जी। उनका पूरा वीडियो है हमारे पास, जी। तो टेस्टिमोनी के रूप में। गुरुजी, एक्चुअली कुछ कोर ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिक होती ही हैं और उसके ऑलमोस्ट 100%, 99.9% चांसेस होते हैं कि वो आगे बढ़ेंगी, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है। तो क्या उसमें भी शायद क्योर ना हो, शायद ऐसा ना हो कि वो आगे उसको बढ़ने से रोका जा सके, पर क्या ये योग उसमें मदद कर सकता है? योग करता है, मदद करता है, बट हम यूँ कहें ब्लंटली कि योग करके होगा, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है जी। तो आप एक दिन किया, 2 दिन किया, महीने भर किया, देन आप स्टेप बैक हो गए, आपकी बॉडी में थोड़ा फ़ायदा हुआ, स्टेप बैक हो गए, आपने गैप दे दिया, एंड यूर नॉट कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट होना पड़ेगा। जी। जी। सो इट नीड्स अ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, फेथ, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व हैं। जी। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रस्ट योर ओन बॉडी, ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि डिसिप्लिन की बात निकली है, मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन एक सेल्फ लव का ही फॉर्म होता है, अगर मैं सही कह रही हूँ गुरुजी। एग्जैक्टली।
तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। बिना कंसिस्टेंसी के बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती, खासकर अगर हम फिटनेस की बात करें, चाहे योग हो चाहे किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी होना मुश्किल होता है। साथ में ही गुरुजी कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं काफ़ी, जैसे कि अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूँ जो है आज के दिन का एक बहुत बड़ा रिस्क है, और खासकर अब हमें युवाओं में भी हार्ट अटैक जैसी रिस्क देखने को मिलते हैं। क्या ऐसी बीमारियों से, क्या ऐसे रिस्क से भी बचा जा सकता है हिमालयन क्रिया योग के द्वारा? यस, हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा इशू है नाउडेज। मैनी यंगस्टर्स आर मतलब लोग इस हार्ट अटैक का इशू फेस कर रहे हैं। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ कार्डियक अरेस्ट। सो व्हाट टू डू, द पर्सन इज कोलैप्स, द फैमिली इज सफरिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं हमारा जो है हार्ट अटैक नहीं आने वाला, लेकिन देयर आर सम फ्यू चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल है, खुद की जिम्मेदारी है कि हमें उन सब एडिशनल जो केमिकल्स हैं उनसे बचना है। बगैर आप प्रॉपर गाइडेंस के यू शुड नॉट टेक ऑल द स्टेरॉइड मेडिसिन्स, ओके। सो ये स्टेरॉइड मेडिसिन्स हैं और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन पाउडर्स हैं, तो ये आप प्रॉपर आप जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके गाइडेंस में लीजिए तो हार्ट अटैक्स नहीं होंगे। और रही बात क्रिया के माध्यम से, तो बहुत संभावना है कि हम हार्ट अटैक जैसे इश्यूज से भी उभर सकें जी। और अगर कोई भी हार्ट डिजीज़ है, कोई भी हार्ट एलिमेंट है, तो उससे हम निजात पा सकेंगे और अगेन वी कैन रीगेन आवर हेल्दी हार्ट। जी जी संभव है जी। तो गुरुजी, क्योंकि अभी जिम की बात आपने कही थी जी। तो क्या है गुरुजी, क्योंकि अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, सब कुछ बड़ा फास्ट है, आधुनिक समय है, तो हमारे जो युवा हैं वो भी सब कुछ बड़ा फास्ट चाहते हैं। वो जिम जाएंगे, वो जुम्बा करेंगे, वो एरोबिक्स करेंगे। तो आपके ओपिनियन में क्या आपको लगता है कि क्या हिमालयन क्रिया योग किसी तरह से क्या हमारे यूथ को अट्रैक्ट कर पाएगा? देखिए, यूथ जो है वो उनको थोड़ा सा, आपने बात किया फास्ट, जी तो इट्स नॉट पॉसिबल, ओवरनाइट में कुछ नहीं होने वाला। जी। चाहे वो जुम्बा ले लीजिए, अगर आप फास्ट बोलें कि जुम्बा छोड़ के, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने जुम्बा भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी एक विधा चुन रहे हैं तो उसमें समय दीजिए। जी अगर आपने जुम्बा चुना, समय दीजिए, जिम चुना, समय दीजिए, योग चुना, समय दीजिए, क्रिया चुना, उसमें समय दीजिए। जी आपको 100% देना पड़ेगा। आप एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, वी कैन नॉट जंप वन ओवर द अदर, अदर ओवर द अदर। जी। सो समय देना है। जी कोई भी एक आप चुनिए, आपके विवेक, बुद्धि, विचार से आप चुनिए। जी तो बॉडी में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं क्रिया से, तो वन मस्ट गो फॉर क्रिया। जी। क्योंकि हमारे पूरे शरीर को, क्योंकि जिम जो है हमारे आउटर बॉडी को फिट करता है, राइट। हमारे मसल्स अच्छे दिखेंगे, जी। हमारा पम्प्ड अप जो चेस्ट दिखेगा, शोल्डर अच्छा दिखेगा, है ना, बेली विल बी इन सिक्स पैक कह लीजिए। तो व्हाट अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स, जी, उसके बारे में क्या होगा? जी, अगला प्रश्न मैं आपसे बिल्कुल यही पूछने वाली थी। क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हिमालयन क्रिया योग हमारे आउटर बॉडी को तो अच्छा दिखाती है, हमें हाँ। मजबूत करती है, जी हाँ। स्ट्रेंथन करती है, पर क्या हिमालयन क्रिया योग किसी तरह से हमारी इंटरनल बॉडी, हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी की जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, क्या Yes. उसमें भी हेल्प करती है, हमें कुछ बिल्कुल। बीमारियों से बचाती हैं? बिल्कुल बचाती जी। है। अगर विल डू एन एक्सपेरिमेंट, जी अगर किसी को किडनी में डिफिकल्टी है तो ही विल इनहेल मोर, जी और उसको उनका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जी और अगर किसी को लिवर में दिक्कतें हैं, सो उनका इनहेलेशन का पीरियड कम हो जाएगा और एक्सेल, श्वास छोड़ने का पीरियड जो ज़्यादा हो जाएगा। जी सो बॉडी अपने आप में बैलेंस कर रही है, बॉडी अपने आप में संतुलन को लाने का प्रयास कर रही है। तो हु इज गोइंग अगेंस्ट द बॉडी? अवर माइंड। जी अवर माइंड और हमारे जो संस्कारा है, दे आर अगेंस्ट द बॉडी। हम जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते, इम्यून डिसऑर्डर्स होते, मुख्य कारण यही है कि वी आर ऑल गोइंग अगेंस्ट द नेचर। हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, इन द सेंस कि हमें एक सर्काडियम रिदम को तो फॉलो करना है। जैसे सूर्य उगता है हमें उठना है सुबह, जी जैसे सूर्य डूब रहा है उसके साथ साथ हमें भोजन कर लेना है। जी रात का समय पेट को खाली रखना है। जी। देयर शुड बी नो फूड शुड इनटेक इन द आफ्टर द 6 PM। 6 ये PM। ज़रूरी है जिससे कि हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई रहे, अच्छा ये बेहद ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, स्टेमिना आएगा। उसके बाद जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, प्रकृति के नियम और सिद्धांत को फॉलो करेंगे, जी तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे। ये मुख्य रूप से ज़रूरी। देखेंगे और जानेंगे देख के कि हिमालयन क्रिया योग कैसे किया जाता है। प्रणाम, मेरा नाम अपलक दत्ता है। मैं हिमालयन क्रिया योगा का टीचर एवं प्रैक्टिशनर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे इंसोम्निया के बारे में, अनिद्रा के बारे में। नींद नहीं आता जिनको, बहुत परेशान होते हैं लोग, रात भर बिस्तरों में करवटें बदलते रहते हैं,
और सुबह हो जाती है, सुबह के समय जाके नींद आती है। पूरे टाइम चिड़चिड़ापन बने रहना, एनर्जी का लो फील करना, कोई भी काम में मन ना लगना, ये किस कारण से होता है? अनिद्रा, आर्टिफिशियल लाइट जो रात के समय इस्तेमाल में आता है, इसको मिनिमम यूज़ किया जाना चाहिए। ब्लू लाइट का वेवलेंथ है 460 नैनोमीटर्स, रेड लाइट का वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर्स, और जो आंखों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दैट इज 550 नैनोमीटर्स के नीचे होना। अगर 550 नैनोमीटर्स के ऊपर है तो आंखों के लिए अच्छा है, स्ट्रेस लेवल कम होगा और बॉडी रिलैक्स होगी। जितना ज़्यादा हम मोबाइल को अपने हाथ में लिए उसका यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो हम ब्लू लाइट के संपर्क में रहेंगे और हमारा ब्रेन जो है कन्फ्यूजन में रहेगा कि या दिन है या फिर ये रात्रि है। इस ब्लू लाइट को हमें ब्लॉक करना है। मार्केट में ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सोने जाएं तो सारे लाइट्स ऑफ होने चाहिए, जिससे कि देयर शुड बी अ प्रॉपर मेलेटोनिन रिलीज। कुछ क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से इंसोम्निया को हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से कान को पकड़ते हुए गहरी सांस लेना है, नीचे की ओर लेके आना है, सांस छोड़ना है। भ्रू मध्य एवं अश्रु मध्य दोनों को इस प्रकार से हमारे आईब्रो रीजन पे इसको खींच के रखना है थोड़ा सा, and then we inhale and exhale. तीसरी क्रिया है सर के मध्य में, जहां पे दशम द्वार है, जहां पे ब्रह्मरंध्र रीजन है, उस जगह पे इस तरीके से टैप करेंगे। पूरे संपूर्ण शरीर को एक रिलैक्सेशन प्रदान करेगा। गहरी सांस लेते हुए आराम आराम से इस प्रकार से हम टैप कर सकते हैं। अंतिम क्रिया, हमारी उंगलियों को इस प्रकार से प्रेस करते हुए दोनों ही ओर एक हल्का दबाव बनाना है, जिससे पुनः हम स्ट्रेस फ्री हो सके और हमें नींद अच्छी आ सके। गहरी सांस लेते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाना। आधुनिक समय है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, सब कुछ बड़ा फास्ट होता है। इस समय में भागा दौड़ी इतनी है कि हमें मेंटल पीस की बहुत ही कमी महसूस होती है। तो आइए गुरुजी से पूछते हैं कि क्या हिमालयन क्रिया योग हमें इसका भी समाधान देता है? गुरुजी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि योग किसी न किसी तरह स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहता है, तो क्या हिमालयन क्रिया योग भी किसी तरह स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है? क्या ये हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करता है? पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, पूरी तरीके से बॉडी से कनेक्टेड है। देयर इज अ कंप्लीट साइंस ऑफ हिमालयन क्रिया योगा। और बॉडी से जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए कि 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसका जो शॉर्ट है दैट इज़ वर्किंग ऑन द 3 नाड़ीज। इसके साथ साथ वी ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन 12 नाड़ीज, 12 नाड़ियों में भी काम होता है। इसके बाद और भी जैसे 114 नाड़ीज हैं, उनमें भी काम होता है। तो हम ब्रेथ को तो कंट्रोल करते हैं, इनहेल एक्सेलरेशन को हम वी ब्रिंग इट इन द सिंक्रोनी। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि जब हम नाड़ी पे काम करेंगे, सो देयर विल बी अ गुड हेल्थ। और जैसे से हम गुड हेल्थ आएगा तो वैसे वैसे स्ट्रेस फ्री होंगे। तो जैसे हम स्ट्रेस फ्री होंगे, देयर विल बी अ पीस इन माइंड। तो ये सब को रिलेटेड है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बगैर इसके जो है वी आर नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेस फ्री। कैसे हो पाएंगे बताइए? अगर बॉडी में कहीं एलिमेंट है, पेन है, दर्द हो रहा है, स्ट्रेस तो होगा ना। बिल्कुल होगा। कैसे छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रही थी गुरुजी, क्योंकि स्ट्रेस अब सिर्फ युवाओं को तो नहीं है, हर एज के इंसान को अब स्ट्रेस होने लगा है, खासकर मिडिल एज्ड जो लोग हैं, तो इनफैक्ट जो अब और भी ज़्यादा एजड हो चुके हैं। तो क्या ये हर एज का व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर सकता है या 100%? क्योंकि हमारे क्लास में 70-75 ईयर्स के लोग आ रहे हैं जी, और वो काफ़ी उनको नी प्रॉब्लम था, किसी को नी प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो डे 1 से उनको फ़ायदा होता है, डे 1 से। तो धीरे धीरे जब वो उनको लगता है कि नाउ द क्रिया इज़ वर्किंग विथ मी, क्योंकि वो बहुत सारे विधाओं से
गुजर चुके होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन ले चुके होते हैं, तो उसके बाद थक हार के सोचते हैं कि व्हाट इज़ द रेमेडी। जब उनको फ़ायदा होता है सो देन दे बिकम कंसिस्टेंट। दर्शकों को मैं जानती हूँ कि आपके मन में भी यही विचार है जो मेरे मन में है कि क्या हम भी हिमालयन क्रिया योग कर सकते हैं। आइए गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी, हम सभी हिमालयन योग करना चाहते हैं, हिमालयन क्रिया योग करना चाहते हैं, तो क्या हम इसे अपने घर पे कर सकते हैं या कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी होंगी, और क्या इसके लिए पहले से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? एक्चुअली हिमालयन क्रिया योग में देयर इज नो 1 2 3 4 5। जी। यस। तो क्या है कि एक फॉर्म को आपने जान लिया, आपने समझ लिया कि नहीं अब ये 1 2 3 4 5 आई एम गोइंग टू रिपीट एंड रिपीट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब कि सपोज मान लीजिए कि मैंने कोई सारे मूवमेंट्स किया है ना, स्ट्रेच किया है ना, और बॉडी को उसको प्रैक्टिस कर लिया। नाउ इट्स हैज़ बीन फीडेड इन माई मेमोरी कि हमें रोज़ रोज़ वही चीज़ें अगेन एंड अगेन करनी है। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि हमारी एक मसल मेमोरी है। जी। मसल मेमोरी उस चीज़ को कुछ दिनों तक वो काम करती है, देन अगेन कुछ क्रियाओं को चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम दूसरी चीज़ों को रिप्लेस करते हैं उसकी जगह, तो हमारे बॉडी में वो काम करने लगती है। तो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रियास जो कि हम उसको चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं। सो एक कुशल और एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, योगा का अभ्यास करना चाहिए। पर हिमालयन क्रिया योग, इसमें जो शब्द जुड़ता है क्रिया, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत एडवांस्ड है। तो गुरुजी, किस तरह से ये जो हिमालयन क्रिया योग है ये योग से डिफरेंट है, या कहना चाहिए कि मोर एडवांस्ड है? योग से डिफरेंट नहीं है जी। योग ही है। जी। योग यानी जुड़ना, वो जुड़ना है कॉस्मोस से, द सुप्रीम सोर्स। सोर्स से जुड़ने की विधा है। सोर्स हमारे भीतर भी उतना सोर्स है जो ब्रह्मांड में है। सो इस बॉडी में हम काम कर रहे हैं, सो दैट मीन कि वी आर एनेबलिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को पारंगत कर रहे हैं, जिससे हमारा मेडिटेटिव प्रोसेस अच्छा हो, मेडिटेशन में जा सके। एक्चुअली मेडिटेशन का केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, इट्स अ पाथ। अगर हम क्रिया करते हैं, क्रिया इज अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस जो है वो आपको ध्यान में लेकर के जाएगा, ना कि केवल आपने आंख बंद करके बैठ गए या फिर मंत्र चैंटिंग कर ली, तो वो भी एक प्रोसेस है। वो भी प्रोसेस, आपने मंत्र चैंटिंग किया, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस। आप आंख बंद करके बैठ गए, केवल श्वासों पे ध्यान दिया, वो भी एक प्रोसेस है। जी। तो सारी चीज़ें प्रोसेस है, प्रोसेस विल लीड टुवर्ड्स द मेडिटेशन। जी। जी दोस्तों, मुझे लगता है आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि मेरी ही तरह मेडिटेशन के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं होगी। गुरुजी, क्या होता है कि मेडिटेशन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें आंख बंद करके ध्यान लगाना है, पर बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि ध्यान किस पे लगाएं, हमें क्या सोचना है। यूँ तो ध्यान किसी भी ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, उसको कहते हैं त्राटक। सो आइस को जब हम कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट गेज करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, या फिर एक दिया पे, दिया के लौ पे, रोशनी पे, तो हम त्राटक कर रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है दैट विल बी एनॉर्मस। धीरे धीरे अभ्यास करने से हम फोकस्ड होते हैं, त्राटक कर पाते हैं। उस सिमिलरली हम एक बिंदु भी वॉल में लगा सकते हैं, वी कैन ड्रॉ डॉट इन द वॉल, दैट विल ऑल्सो ब्रिंग अस द फोकस। हम फोकस्ड होंगे। जी, क्योंकि दोस्तों फोकस की बात हुई है, आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। बड़ा मुश्किल होता है खासकर युवाओं के लिए कि किसी एक चीज़ पे वो बहुत लंबे समय तक फोकस्ड रख पाए। फोकस्ड रहना किसी एक चीज़ पे बहुत लंबे समय तक युवाओं के लिए एक चैलेंज बन गया है। तो गुरुजी, क्या हिमालयन क्रिया योग हमें हमारा फोकस बिल्ड करने में भी हेल्प करता है? 100%। जी, 100% प्रोसेस है, क्रिया प्रोसेस है। तो कुछ शेयर करूंगा मैं कि किस तरीके से युवाओं को फोकस करना है, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत चैलेंजेस हैं युवाओं के सामने कि हमारे इतने सारे कैरियर्स हैं, उनमें चुनना किसको है, व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन, या फिर हम किस लिए बने हुए हैं, हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मार्ग है वो किस लिए। पेरेंट्स ने बोल दिया, या फिर है ना किसी दोस्त ने कर लिया, उससे इंस्पायर हो गए, तो फिर हम उस प्रोसेस को करने लग जाएं, लेकिन हमारा जो इंक्लिनेशन है वहाँ है या नहीं है। सपोज हर कोई IAS ऑफिसर नहीं बन पाएगा, या फिर हर कोई इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा। किसी का रुझान जो आर्ट फॉर्म में है, तो किसी का रुझान जो है कला या फिर संगीत में है, नृत्य में है। तो हमारा रुझान किस में है, दैट शुड बी क्लियर। वो क्लैरिटी लाता है जब हम फोकस होते हैं। तो जब हम फोकस होते हैं तो हम पाथ चुन पाते हैं। तो युवाओं के लिए ज़रूरी है कि अपना पाथ चुनना। तो उसके लिए कुछ क्रियाएं हैं जो कि हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले ये हमारा टंग है, दिस इज टंग, और ये टिप ऑफ द टंग को जो है एक नाड़ी है वहाँ पे, और वो नाड़ी है आलमभूषा नाड़ी, सरस्वती नाड़ी।
सरस्वती। और इस सरस्वती नाड़ी, आलम्भूषण नाड़ी, टिप ऑफ द टंग, इसका बहुत सारे काम है। जी ये हमारे गट को क्लीन कर सकता है, ये हमें फोकस कर सकता है, जी। ये हमारे पिट्यूटरी को जो है उस पर काम कर सकता जी। है। सो हाउ टू डू इट, इस जिह्वा को ऐसा ऊपर की ओर पैलेट में जी। ऐसा टच करना, लाइक दिस। नाउ क्लोज द माउथ और उसके साथ ही इनहेल एंड एक्सहेल फुल्ली, पूरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। द पैलेट, द टंग इज एट द रूफ, और हमने पैलेट को टच किया। इससे क्या होगा, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इस जगह पे वो एक्टिवेट होगा। जी जी जी। ये एक प्रोसेस है, एक सिंगल एग्जांपल है, जी। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी और एक चीज़ है कि यहाँ पे दिस इज द नोन एज द तिलात कालम, जी एक टर्म है नोन एज द तिलात कालम। जी। ये हमारा थर्ड आई है, ये हमारा थंब है इस जगह, और थंब में चक्र बना हुआ है, शंख बना हुआ है, जी। और यहाँ से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। तो जब हम इस थंब को हमारे इस तिलात कालम थर्ड आई में ले जाके रखते हैं और गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फ्यू काउंट ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल ब्रेथ, एंड देन क्या करना है, धीरे धीरे इसको ऊपर की ओर, स्किन को टच करते हुए ऊपर की ओर ऐसा लिफ्ट करना है, ऊपर की ओर ऐसा लिफ्ट करना है। फर्स्ट स्टार्ट विथ count of 7, and then we can go to the count of 12, and then maximum to the count of 15. इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। जी। सो क्या होगा कि हमारे शरीर में 10 वायु है। जी 10 वायु, उसमें से 5 वायु जो मुख्य हैं, अपान, प्राण, समान, व्यान और उदान। इसके साथ साथ 5 उपवायु है। तो दशों के दशों वायु को हम यहाँ पे जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो उस पर काम हो रहा है, जी पूरे शरीर में काम हो रहा है वायु के माध्यम से, क्योंकि वायु हमारे पूरे शरीर को संचालन करने में बहुत मदद करता है, जी। इनॉर्मसली हेल्पफुल इन गवर्निंग, कंट्रोलिंग दिस बॉडी एंड फॉर द मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, एवरीथिंग। सो वायु एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी उसके लिए। जी तो इस प्रकार से 10 वायु पे काम हो रहा है, एंड देन हमारा जो एक फोकस यहाँ बन रहा है, द थर्ड आई। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी मेडिटेट, व्हेन वी कंसंट्रेट इन दिस रीजन, भ्रू मध्य में जब हम फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, जी तब हम मेमोरी हमारी शार्प होगी और हमारी एक भीतर दिव्यता आएगी, प्लस जो सबसे बड़ा इशू है द फोकस का, वो बनेगा। जी जी। तो देखा आपने दोस्तों, कितना आधुनिक ये विधा थी जिसको गुरुजी ने इतनी सरलता के साथ हमें समझा दिया। गुरुजी, एक जिज्ञासा हमारे मन में और है जी ज़रूर। कि इसका, क्योंकि नाम हिमालयन क्रिया योग है, तो किस तरह से ये क्रिया योग हिमालय के पर्वतों से जुड़ी हुई है? क्यों इसका नाम हिमालय के पर्वतों पे रखा गया? वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हमारे भारत में हिमालय है। सो जी। हिमालय क्या है? अगर हम बात करें इस पूरे शरीर की, तो हमारे इस शिवरांध्र, यहाँ पे ब्रह्मरांध्र है, दशम द्वारा कहते हैं इस जगह को, और ये योगियों का एग्जिट पोर्टल है, यहाँ से प्राण छूटता है योगियों का। तो और ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है सहस्त्रधार, ऑल द 1000 पेटल्स इन दिस रीजन। तो पृथ्वी का भी जो है सहस्त्रधार क्षेत्र है, वो हमारा हिमालय है। जी सो जब हम काम इस सहस्त्रधार रीजन में करेंगे, इस जो सर के मध्य में करेंगे, जिसको कहते हैं ब्रह्मरांध्र, जिसको कहते हैं दशम द्वार, जिसको कहते हैं द 10th गेटवे एंड द एग्जिट पोर्टल, इसमें जब हम काम करेंगे, दिस इज लाइक अ माइक्रोचिप। जी। इस पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, लाइक दिस वी टैप इन दिस रीजन, जब हम यहाँ पे काम करते हैं, टैपिंग करते हैं हल्की फुल्की, इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस के माध्यम से थोड़ा समझेंगे, क्योंकि फिलॉसफी, वी डोंट बिलीव इन टू मच ऑफ फिलॉसफी, वी जस्ट बिलीव इन द एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होना है। तो जब हम इस क्षेत्र में टैपिंग करते हैं, सो पूरे जो बॉडी का इज इन फॉर्म ऑफ अ स्मॉल चिप, जी तो उस क्षेत्र को हम पूरे, अगर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो संपूर्ण शरीर हमारा एक्टिवेटेड हो रहा है, जी चाहे वो कोई भी डिसऑर्डर्स हो, डिजीजेस हो, इशू हो। तो हमारा इस क्षेत्र में जब हम काम कर रहे हैं तो संपूर्ण शरीर में काम कर रहे हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू द क्रिया योगा, हिमालयन क्रिया योगा। तो इसलिए जो सहस्त्रधार है हमारा, उस पर काम हो रहा है। और हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने इसका अभ्यास किया है, हिमालय में गए हैं, हिमालय में जाके इसका अभ्यास किया है। सो हिमालयन क्रिया योगा, जो हिमालय में जो योगी हैं उन लोग इसका अभ्यास करते हैं। अब जो है इस विधा को केवल योगियों तक सीमित ना रख के, आज ये समय है कि हर मानव, हर व्यक्ति इसका अभ्यास करे, चाहे बच्चा हो, यंग एज हो, बुज़ुर्ग हो,
मिडिल एज हो, सभी का अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर पर अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा ही। जी उसके बगैर देर इज़ नो वे आउट, देर इज़ नो शॉर्टकट, जी जो कि हमारी बॉडी को पूर्णतः फिट और एक्टिव और अलाइंड बनाएगा और हमें ध्यान की प्रक्रिया की ओर लेके जाएगा। जी जी इसलिए बेहद ज़रूरी है। वॉट द थिंग मैटर इज़ कि वी शुड प्रैक्टिस इनॉर्मसली। हमें अपने साधना को जो है कभी भी बाईपास करते हुए दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। हमारी साधना को प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन करना है, हर पल करना है। जी तो जो हमारा समय निर्धारित है, जैसे मान लीजिए इफ़ यू फॉलो द सर्काडियन रिदम, तो सुबह 7 बजे का जो समय है जी वो बेस्ट है जी क्रियाओं के लिए, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, प्राणायाम के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। तो सुबह 7 से 8 बजे का समय, 8 से 9 बजे का समय इज़ बेस्ट पूरे दिन भर में। सुबह का समय अच्छा, अगर आप इस सुबह के समय को यूटिलाइज कर लिया तो हमारा पूरा दिन भर तरोताज़ा जाएगा, हमें हमारा भोजन अच्छे से पचेगा, जी मेटाबॉलिक रेट अच्छी होगी, भोजन पचेगा, हमें नींद अच्छी आएगी, हम फोकस रहेंगे, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जी, क्योंकि गुरुजी मैंने जैसे कि मेंशन किया था, क्योंकि आधुनिक समय है, बहुत सब कुछ फास्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे युवाओं के पास सुबह टाइम नहीं होता, जल्दी तैयार होकर तो कॉलेज जाना है या तो काम पे जाना है। तो अगर इसको सुबह ना करके किसी और समय शायद शाम को कर लें तो उससे किस तरह से हमें असर पड़ सकता है? क्या कोई दिक्कत आती है? शाम को कर सकते हैं जी शाम को भी कर सकते हैं, बस केवल आपको भोजन किए हुए 3 घंटा हो जाना चाहिए। जी आपने भोजन किया, 3 घंटा समय व्यतीत हो गया, उसके बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। ये नोट करने वाली बात Yes, थी। yes. जी जी खाने से आधे घंटे 1 घंटे पहले अभ्यास करें, जी आधे घंटे छोड़ दें, उसके बाद खाना खा लें, भोजन खा लें। और भोजन को भी जो है हमें एक साइकिल को फॉलो करना है, सर्काडियन रिदम को फॉलो करना है। आपको योगिक डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। जी यू हैव टू फॉलो द सर्काडियन रिदम, यू हैव टू फॉलो द नेचर। जी तो ये बेहद ज़रूरी है। जी जी खाना खाने का टाइम, बिल्कुल सोने का टाइम, जागने का टाइम सारा निर्धारित है, क्योंकि ऑर्गन क्लॉक इसी तरीके से डिज़ाइन है। अगर हम बात करें किडनी की, लिवर की, पैंक्रियास की, तो सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइंड है एक्चुअली। हार्ट की, लंग्स की, तो सारे ऑर्गन्स का एक टाइम है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल टाइम, ऑर्गन टाइम, ऑर्गन क्लॉक कहते हैं उसको। जी। तो ये सारा उसी के हिसाब से चलता है। अगर हमने उसमें सोचा कि नहीं हम तो दिन में सोएंगे, रात में देर रात तक जागेंगे, शरीर खराब होने वाला है। आप चाहे युवा हो, जी जी आप चाहे कम उम्र हो, कुछ नहीं, युवा अवस्था में थोड़ा सा लेट जो है इम्पैक्ट करेगा, लेकिन आप जैसे ही मिडिल एज होंगे, 40 क्रॉस करेंगे, आपको अस्पताल दवाइयों का शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले ही सचेत होना है, पहले ही सावधान होना है, इससे पहले कि रोग व्याधियाँ आएँ, जी सचेत होना है। जी तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जी कि हम क्रिया डिसिप्लिन का पालन करें, जी। क्रिया योग करें, समय का ध्यान रखें, जी और एक योगिक डिसिप्लिन के तहत जो है यम नियम का भी अभ्यास करें। द प्रत्याहार का भी जो महर्षि पातंजलि ने सारा कुछ दिया हुआ है, इतना ज्ञान, उसका पालन करना है। ये सब केवल जो है हमें मालूम है कि प्रत्याहार क्या है, देयर आर 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा, सो मालूम होने से नहीं होगा, जी अभ्यास करना है, अभ्यास करना अभ्यास होगा। करना है। जी जी। तो गुरुजी, क्योंकि एक सवाल हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा, क्योंकि मैंने सुना है कि हिमालयन क्रिया योग को प्रैक्टिस करके आप बहुत ही लंबे समय तक यूथफुल रह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में पॉल्यूशन इतना है और खासकर सन की वजह से भी हमारी स्किन हमारी एज से जल्दी ओल्ड होने लगती है। Yeah. और हम बहुत यूथफुल बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिख पाते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जो शायद सब खुल के नहीं बोलते हैं। तो क्या इस क्रिया के द्वारा हम लंबे टाइम तक यूथफुल रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। जी। हमारा स्पाइन अच्छा होना चाहिए, जी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी अगर हमने अपने सर्प को देखा है, जी तो सर्प क्या है, वो ट्विस्ट करते हैं स्पाइन को, ऐसा 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 ट्विस्ट करता है सर्प, अपने हमेशा स्पाइन को ट्विस्ट करेगा, इसीलिए सर्प यंग है। जी तो स्पाइन पे बहुत काम होना है, स्पाइन को ट्विस्ट करते रहना है। जी एक तो फैक्टर ये है, प्लस अगर हमारी प्रणाली, शरीर की जो प्रणाली है, इनटेक द फूड, डाइजेशन, जी और वो प्रोसेस होता है जठराग्नि के माध्यम से, कन्वर्ट होता है एनर्जी के फॉर्म में, मेटाबॉलिज्म काम करता है, जी देन उसको निष्कासन होना है, जी देन वी शुड एलिमिनेट ऑल दोस मलमूत्रास। सो ये सारी चीज़ें जब सुचारू होंगे ना, तभी हेल्थ आएगा, तभी यूथफुल होंगे। जी। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है और हम कितना भी हम मेकअप कर लें, फेस विल बी लॉन, यस कॉन्स्टिपेटेड दिखेगा ही, लॉन दिखेगा ही। फूड आप खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो, दैट इज नॉट वर्किंग जी अनटिल अनलेस योर जठराग्नि इज वर्किंग। अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है, जी डाइजेशन पावर है, तो फूड को आप डाइजेस्ट करके एनर्जी में बदल सकते हो।
जी। तो जब आप एनर्जी में बदलोगे तब आपकी अपान वायु जो उसको रिलीज करते हुए मलमूत्र का निष्कासन कर देगा। जी। तो ये बेहद ज़रूरी है। जी, तो दोस्तों अभी तो हमने गुरुजी से मुंह ज़बानी जाना कि हिमालयन क्रिया योग क्या है, पर अब हम स्वयं गुरुजी की इस प्रस्तुति से देखेंगे कि हिमालयन क्रिया योग कैसे किया जाता है। हिमालयन क्रिया योग की शुरुआत संपूर्ण शरीर के वार्मिंग अप से करेंगे। हाथों और पैरों के वार्मिंग अप के साथ हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे, पूरी श्वास लेंगे, पूरी छोड़ेंगे। संपूर्ण शरीर को स्पाइन के माध्यम से रोटेट करेंगे, हथेलियों को स्टिमुलेट करेंगे। संपूर्ण शरीर के 130 ट्रिलियन सेल्स पे काम करेंगे। शरीर के ऑर्गेनल फ्लो को बढ़ाएंगे और श्वास की गति को धीमी रखेंगे। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को एनहांस करेंगे। हमारे मेरुदंड के भीतर ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी की जो प्रवाह है उसके प्रतिरूप का अभ्यास करेंगे। हमारे रक्त कोशिकाओं में डीएनए का जो प्रतिरूप है उसी प्रतिरूप का अभ्यास करेंगे, जिसे कहते हैं डबल हेलिकल इम्प्रिंट ऑफ डीएनए। हथेलियों के 10 उंगलियों को सर में दशम द्वार की जगह जहाँ पे ब्रह्मरंध्र स्थित है उस जगह स्थापित कर भीतर ही भीतर ओमकार ध्वनि का गुंजन कर अभ्यास करेंगे। हमारे गर्दन के पीछे इस प्रकार से उंगलियों को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि हमारे सर से गुजरती हुई 12 क्रेनियल नर्व्स का स्टिमुलेशन हो। कपालभाति के साथ दोनों अंगूठों को हमारे गर्दन से थोड़ी ही दूरी पे स्थापित कर थोड़ा दबाव बनाते हुए उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि हमारे संपूर्ण गर्दन एवं संपूर्ण शोल्डर एरिया में दबाव बनाते हुए संपूर्ण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारियों को, रोग व्याधियों को शरीर से दूर कर सकें। कपालभाति के साथ अंश फलक रीजन पे थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे और इस दबाव के साथ ही हमारे संपूर्ण जो बैक का एरिया है, नेक का एरिया है, शोल्डर का एरिया है, वहाँ पर ब्लॉक्ड एनर्जीज को हम रिलीज़ करेंगे। संपूर्ण वेगास चैनल में हम टैपिंग करेंगे, जिससे कि हमें निद्रा बहुत अच्छी आए। इस प्रकार वेगास चैनल पर टैप करने से और हॉपिंग करने से हमें रात में बहुत अच्छी नींद आती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। शोल्डर के स्कैपुला पार्ट को जकड़ते हुए उंगलियों से दबाव बनाते हुए हम स्पाइन पे काम करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को एक गोलाकार स्थिति में ला करके नीचे से ऊपर एवं ऊपर से नीचे इस प्रकार क्रिया के माध्यम से हम काम करेंगे। पूरी श्वास लेते रहेंगे, पूरी श्वास छोड़ते रहेंगे। संपूर्ण शरीर को लूज और लाइट छोड़ेंगे। पूरी श्वास लें, पूरी छोड़ें। अब दूसरे दिशा में भी हम इसी प्रकार का मूवमेंट करेंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक गोलाकार स्वरूप में स्कैपुला को पकड़ते हुए बॉडी को रोटेट करेंगे। अब हाथों के पीछे इस प्रकार की टैपिंग हमारे सर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका भली भांति से स्टिमुलेट होता है। हमारे आर्मपिट एरिया में
अंगूठे के माध्यम से एक दबाव बनाते हुए एवं चेस्ट का जो पेक्टोरालिस मसल्स है उस पे हमारे चेस्ट रीजन पे एक दबाव बनाते हुए दोनों ही तरफ जो अपांग एरिया है, जिससे कि शरीर में जितने भी मेरिडियन लाइंस के माध्यम से जो ऑर्गेनल फ्लो है उसको हम एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे। और दूसरे हाथ से हमारा जो सुषुम्ना चैनल है, जिसे नाक का जो टिप है उसको प्रेस करते हुए सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन करेंगे। संपूर्ण श्वास को धीमी गति से लेना है और धीमी गति से छोड़ना है। कानों के पीछे जो विदुर एरिया है उसमें दबाव बनाते हुए आँखों में, सेंटर में, कॉर्नर्स में एवं नासिका में दबाव बनाते हुए भीतर ही भीतर गुंजन का अभ्यास करेंगे। हमारे आँखों के माध्यम से जो आत्मा का द्वार है, या कहना चाहिए उसका जो विंडो है, उस पे इस प्रकार योनि मुद्रा के माध्यम से हम काम करते हैं। कहा जाता है कि आइज आर द सोल्स विंडो। हमारे आँखों का जो संपर्क है हमारे मस्तिष्क में जो थर्ड वेंट्रिकल के साथ, जहाँ पे सीट ऑफ सोल, जहाँ आत्मा का निवास स्थान है, उसके साथ एक संपर्क होता है। आँखों के माइक्रोफाइबर्स जो कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ब्रेन में जाता है, जिसे हम सुप्रा क्रियास्मेटिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। लेफ्ट आई का जो कनेक्शन है वो गांधारी नाड़ी के साथ है। राइट आई का जो कनेक्शन है वो हस्तजीवा नाड़ी के साथ है। इसी के साथ एनिमल्टल फ्लो ऑफ बॉडी को हम बढ़ा सकते हैं। कपाल को स्टिमुलेट करते हुए जो एक फेस लीनियर ट्रायोन, जिसको कि हमारे गट हेल्थ, हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। कपालभाति ब्रीदिंग। हम इस प्रकार 12 क्रेनियल नर्व्स के जवाबड़े को गर्दन के पीछे इस प्रकार जकड़ते हुए और ये नोज टिप में प्रेशर बनाते हुए सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए पैरों के मूवमेंट्स को करेंगे, जिससे कि एक कूल और सूदिंग एनर्जी हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो और जो भी एक्सेस हीट है उसको एक कूल, काम एंड सूदिंग एनर्जी के रूप में परिवर्तित किया जा सके। दोनों पैरों को मूवमेंट देंगे। क्रिया एक मल्टीटास्किंग प्रोसेस है। पूरी श्वास लेंगे, पूरी श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार के स्टिमुलेशन से शरीर में एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। पूरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। पैरों के मूवमेंट से हमारा मूलाधार का भी एक्टिवेशन होता है और जब इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं तो एक अपान वायु का भी अच्छा फ्लो होता है। अब हम काम करते हैं हृदय चक्र पे एवं हृदय से जुड़ी हुई साड़ी उन केंद्रों पे जिस जगह एनर्जी सर्क्यूट्स हैं, और उनको अनब्लॉक करते ही बहुत से स्टक्ड एनर्जीज को रिलीज किया जा सकता है। हृदय की कई सारी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। पैरों को ऊपर नीचे करते हुए और हॉपिंग करते हुए पैरों पे पेक्टोरालिस मसल्स को हम स्टिमुलेट करेंगे, जो कि हमारा चेस्ट मसल्स है। जिह्वा को हमारे लिप के ऊपर लेके जाना है। उस प्रकार एक सुखद नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक्सपेंशन करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे और पैरों को ऊपर नीचे करते हुए हाथ के स्टिमुलेशन के साथ हम हार्ट वॉल्व्स को खोलते हुए एक हृदय की इस प्रक्रिया को करेंगे, जिससे कि हमारे हृदय में एनॉर्मस फ्लो को बढ़ाया जा सके।
प्रेस करेंगे दोनों तरफ जहाँ पे जगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी है। इस प्रकार का अभ्यास करते हुए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है उसको हम आँखों में एवं सर के स्थान पे भेजेंगे कैरोटिड आर्टरी के माध्यम से, और जगुलर वेन के माध्यम से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई को पुनः हृदय के ऊपरी स्थान पे, चेस्ट मसल्स के ऊपरी स्थान पे एवं हमारे हृदय में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएंगे, प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे। इस क्रिया के माध्यम से संपूर्ण शरीर में एक सुखद अनुभव होता है। चेस्ट बॉक्स को ओपन करेंगे, हार्ट वॉल्व्स पे काम करेंगे, हार्ट आर्टरीज पे काम करेंगे। इस प्रकार से दोनों ही ट्राइसेप बाइसेप मसल के सेंटर में आते हुए हल्का अंगूठे के माध्यम से दबाव बनाते हुए श्वास छोड़ेंगे, लेंगे। कपालभाति प्रक्रिया के साथ इस क्रिया को करेंगे। अब आते हैं बारी टॉक्सिन्स प्लग की। दोनों ही जगह इस प्रकार से थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हुए हम अपने जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाएंगे, हार्मोनाइज करेंगे थायराइड ग्लैंड को एवं हमारे शरीर में कैल्शियम का रिलीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस का रिलीज सुचारू रूप से होगा। उज्जाई ब्रेथ के साथ इस प्रक्रिया को करेंगे, उज्जाई और कपाल भाती को मिक्स करते हुए। अब बारी आती है सूची गृहस्थाम्ब मुद्रा, जिसको हम सूची मुद्रा भी कहते हैं। इस प्रकार सर के ऊपर रखते हुए शंखनी नाड़ी के माध्यम से हमारे गट, हार्ट एंड ब्रेन, हृदय, हमारा मस्तिष्क एवं हमारे जो एब्डोमेन रीजन है जिसको कहते हैं गट, उस पर काम करेंगे। इसके पश्चात काफ मसल को दोनों हथेलियों के माध्यम से प्रेस करते हुए हम इंद्रवस्ती की क्रिया प्रक्रिया को करेंगे। इस प्रकार सारे के सारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स के हम फ्लो को बढ़ाते हैं, चाहे वो यूट्रस की रोग व्याधि हो, चाहे वो प्रोस्टेट का कोई इश्यू हो। इस प्रकार इंद्रवस्ती को स्टिमुलेट करते हुए बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी प्रक्रिया हमारे पूरे लोअर एक्सट्रीमिटी पे, यानी हमारे जो धड़ है, धड़ से नीचे जो पैरों का हिस्सा आता है, उससे जुड़े हुए सारे ही रोग व्याधियों को हम पूरी तरीके से उन पे काम कर सकते हैं। अब इस प्रकार जो एक सर्कुलर मूवमेंट पे शरीर को घुमाया जाता है, इससे ध्यान में प्रवेश करने के लिए बहुत अच्छा ये प्रयोग माना जाता है। ध्यान में हम अच्छे से प्रवेश कर पाते हैं, साधना को अच्छे से कर पाते हैं, और ये प्रक्रिया काफ़ी हद तक हमें एकाग्र चित्त की अवस्था में लेकर के आती है। इस प्रकार प्रेस करेंगे एंकल जॉइंट्स को, जिससे कि बॉडी में यूरोजेनाइटल एरियाज में प्राण शक्ति को बढ़ा सके, एवं एक आसन को धारण करते हुए हम मुंह से श्वास निकालेंगे, जिह्वा को बाहर करते हुए कपालभाति ब्रीदिंग करेंगे। अब बारी आती है गोमुख आसन की। पैरों के दोनों तरफ पैरों के टोस को इस प्रकार प्रेशर बनाते हुए वज्रनी नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए
हेड और नेक को मूव करेंगे, जिससे कि शरीर में जो पेन रिलीजिंग हार्मोन्स है, एंटीफैलेंस। अब बारी आती है स्पाइन पे काम करने की। इस प्रकार से प्रेशर बनाते हुए हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से स्पाइन पे काम करेंगे। स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे और इससे हमारे युवा अवस्था को कायम रखने में बहुत सहायता मिलता है जब हम स्पाइन पे काम करते हैं। दूसरी ओर भी गोमुखासन के माध्यम से स्पाइन पे काम करेंगे और हेड और नेक को मूव करते हुए एंडोफिन्स और एंटीफैलेंस हार्मोन को रिलीज करेंगे। मस्तिष्क को ग्राउंडेड करते हुए ज़मीन पर रखते हुए कपालभाति ब्रीदिंग करेंगे। संपूर्ण शरीर को कोबरा पोज में उठाते हुए दोबारा से हम सर और गर्दन पे इस प्रकार से स्टिमुलेशन देंगे, जिससे कि हमारा एंटीफैलेंस एंडोफिन्स रिलीज हो, पेन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज हो। अब इस प्रकार से एक पैर को बाहर करते हुए हम हल्का सा पुशअप करेंगे कपालभाति ब्रीदिंग के साथ। दूसरी साइड भी। गुरुजी, मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक मेरे साथ अग्री करेंगे जब मैं ये बोलूँगी कि ये अनुभव हमारे लिए वाकई एक दिव्य अनुभूति की तरह रहा। हम आपके इस एक दिव्यात्मक प्रस्तुति से हमारा मन, हमारा दिन जगमग हो गया। अंत में गुरुजी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से 2 शब्द कहें। जो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, वो क्या है? स्वयं का देखभाल करना जी, स्वयं के ऊपर काम करना। अगर हम फिट रहेंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे शरीर में प्राणवायु का प्रभाव इनॉर्मस होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। जी, तो प्राणवायु क्या करता है? हमारे शरीर के जो डार्केस्ट कॉर्नर है उनको लाइट करता है, जो अंधकार है। जैसे हम क्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, प्राणा को वी सेंड द प्राणा टू द ऑल द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ दिस बॉडी। तो जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे जो डार्केस्ट कॉर्नर है, उस पर जैसे जैसे प्रकाश है, जैसे अंधेरा रूम है, जी, आपने लाइट स्विच ऑन किया, प्रकाश हो जाएगा। जी, तो इसी तरीके से हमारे शरीर में भी हमें लाइट को, जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय प्रकाश है, उसको हमारे शरीर में उसको लाना है क्रिया के माध्यम से। तो जैसे हम सेल्फ इल्यूमिनेशन करेंगे, सेल्फ इल्यूमिनेशन प्रोसेस करेंगे, तो हमारा शरीर एनलाइटेंड होगा, हमारा शरीर जो है दिव्यता में परिवर्तित होगा, हम ओजस्पूर्ण होंगे, ऊर्जावान होंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम स्वयं से प्यार करें, स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है। दोस्तों, एक बहुत ही नई और आधुनिक विधा के बारे में हमने आज गुरुजी से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे कार्यक्रम में आने का। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते रहेंगे और सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।